बिहार में कितने हैं? कौन कौन? नागी और नकटी? दो अलग अलग? दोनों? दोनों जम न- नागी और नकटी। और ये कांवर झील जो बेगूसराय जिले में है। तो इंडिया में अभी कितने रामसर साइट के हैं या वेटलैंड्स के हैं? भारत में अभी 91। भारत में भारत में 91 वेटलैंड्स हैं। और साउथ और एशिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स इंडिया में ही है, यानी 91 सबसे ज़्यादा। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स कहाँ है? स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स तमिलनाडु में। और सेकंड पोजीशन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स यूनाइटेड किंगडम। और सेकंड पोजीशन मैक्सिको, सबसे ज़्यादा। और इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड्स जिसका एरिया सिर्फ 0.2, गोवा वेटलैंड्स नहीं है, गोवा इज स्टेट। मैं रामसर साइट की बात कर रहा हूँ, आर्द्र भूमि। सबसे छोटा जिसका एरिया 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी बहुत छोटा हो गया। ये रेणुका वेटलैंड्स, रेणुका 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 वेटलैंड्स हिमाचल नहीं, इंडिया का। इंडिया का सबसे, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा वेटलैंड्स, तमिलनाडु इज ए स्टेट। सबसे बड़ा सुंदरवन। सुंदरवन जो, ये किस प्रकार का फॉरेस्ट है सुंदरवन? ठीक है। मैग्रो फॉरेस्ट। मैग्रो, मैंग्रो नहीं, मैग्रो। मैग्रो फॉरेस्ट है जो बेसिकली कोस्टल एरिया में ये डेवलप होता है। और इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री के कारण ये। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ये रामसर साइट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रामसर कहाँ है? ईरान। ईरान में 1982 में एक कन्वेंशन हुआ था। उसी रामसर के नाम से ही जितने भी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट कहा जाता है। और बिहार में 3 है। बेगूसराय में कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, पक्षियों का पक्षी विहार। और नागी और नकटी ये भी बर्ड सेंचुरी ही है। तो अभी इंडिया में 91, अभी जून में ही 2 राजस्थान के 91 हो गया है, जून में ही। जून में जून में 2 रामसर साइट को ये डिक्लेयर किया गया। एक मेनार है और दूसरा खीचन, राजस्थान में, दोनों राजस्थान में ही है। सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको। और एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट यानी वेटलैंड्स इंडिया में है, भारत में है। चलिए अब आज ये जो आज ये है पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति।
यानी पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी ये तो स्पष्ट है कि संसद अपने सभी कार्य या ये सभी कार्य किसके माध्यम से करता है? समितियों के माध्यम से करता है। यहां तक कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा के अंतर्गत भी 13 समितियां गठित की गई थी और उन 13 समितियों के माध्यम से ही संविधान सभा ने अपना कार्य पूरा किया था। अब जैसे झंडा समिति बनाई गई थी, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति बनाई गई थी, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, तो इस प्रकार की ये समितियां बनाई गई थी। जैसे प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे तुम बताओ? ये भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, इस प्रारूप समिति के। तो आज और इस प्रकार संसद अपने कार्य इन समितियों के माध्यम से ही पूरा करता है, इसलिए ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये जो कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद का कार्य करना, संसद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, संसद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी समितियां बनाई गई हैं वो एक लघु संसद है, यानी एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वो कार्य करता है। तो अगर संसद की मुख्य जिम्मेदारी, समितियों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो समितियों की मुख्य जिम्मेदारी कार्यपालिका को संसद के प्रति जिम्मेदार बनाना। संसदीय समितियों का मुख्य कार्य क्या है? कार्यपालिका को यानी एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल बनाना, ये उसकी मुख्य जिम्मेदारी है। तो ये नोट कर लीजिए कि ये समितियों की मुख्य संसदीय समिति का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका को संसद के प्रति जिम्मेदार बनाना। ये संसदीय समिति का मुख्य उद्देश्य है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको डिलीट कर दें। संसदीय समिति कितने तरह की होती है? संसदीय समिति, एक अस्थाई समिति और दूसरा तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमिटी। एडहॉक कमिटी है तो एक है अस्थाई समिति और दूसरा तदर्थ ये अस्थाई यानी टेम्पररी कमिटी इसको हम कह सकते हैं, और ये स्टैंडिंग कमिटी। तो इस प्रकार ये कमिटी बनाई जाती है। तो एक है जांच समिति, ये अस्थाई समिति, और दूसरा है तदर्थ समिति यानी अस्थाई समिति। और इन समितियों के माध्यम से ही संसद अपना कार्य करता है। इसको एडहॉक कमिटी भी कहते हैं। अस्थाई समिति यानी जो तदर्थ समिति को हम क्या कहते हैं? एडहॉक कमिटी। तो और अस्थाई समिति को स्टैंडिंग कमिटी
और अस्थाई यानी तदर्थ समिति को एडहॉक कमेटी। अब अस्थाई समिति यानी ये अस्थाई है, यानी प्रतिवर्ष इस कमेटी का गठन किया जाता है। तो अस्थाई समिति में वित्तीय समिति यानी फाइनेंशियल कमेटी, वित्तीय समिति, और दूसरा है विभागीय समिति, डिपार्टमेंटल कमेटी, विभागीय समिति। ठीक है, यानी एक है ये स्टैंडिंग कमेटी और दूसरा है विभागीय समिति। अब इसके बाद जो एडहॉक कमेटी होती है यानी जो अस्थाई समिति होती है वो जांच समिति कहलाती है या फिर सलाहकार समिति कहलाती है। यानी ये भी दो तरह की होती है, एक जांच समिति और सलाहकार समिति। वित्तीय समिति हर साल गठित की जाती है, अपना ये कार्य पूरा करता है। विभागीय समिति है, हर विभाग की समिति है, आवश्यकता के अनुरूप इस विभागीय समिति का गठन किया जाता है और फिर जो विषय इस समिति को सौंपा जाता है, जो इश्यूज, जो मुद्दे इस समिति को सौंपा जाता है, वो समिति उस पर कार्य करती है। जांच समिति आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप जांच समिति का गठन किया जाता है। आपको याद होगा कि एक बार जो कोल्ड ड्रिंक्स है यानी जो ड्रिंक्स है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो है हेल्थ के लिए कितना हैजार्डस है, कितना खतरनाक है। तो उसका एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स से जब ऊपर जाएगा तो वो हेल्थ के लिए घातक होता है। तो इसके लिए एक जेपीसी गठित की गई थी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और जेपीसी ने इसकी जांच की थी और वो रिपोर्ट फिर संसद को सौंप दी थी। इसके अतिरिक्त अभी हाल में ही देखा होगा कि जब राफेल की कीमत को लेकर पक्ष और विपक्ष में काफी विवाद हुआ था, राफेल जो फाइटर जेट विमान है उसकी कीमत को लेकर तो विपक्ष ने बार बार ये मांग की थी कि ये इसके लिए जेपीसी का गठन किया जाए यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे, दोनों के सदस्य होंगे। इसलिए संसदीय समिति जो बनाई जाती है उसमें दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं। कुछ कमेटी ऐसी है जिसमें किसी एक सदन के सदस्य होते हैं। क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री ये भारत सरकार ने जेपीसी गठित नहीं की थी। ठीक है, कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ये जांच समिति है ही तो इसका तो कार्य ही है जांच करना, इसका तो कार्य ही है जांच करना। इसके अलावा अगर कोई विधेयक संसद में आता है, कोई विधेयक संसद में आता है, संसद में उस पर बहस होती है, संसद में ये आम सहमति, ये संसद के सदस्यों के बीच ये आम सहमति बनती है कि इस विधेयक को कमेटी को सौंप दिया जाए। तब वो विधेयक कमेटी को सौंप दी जाती है और कमेटी उसकी जांच करती है और कमेटी जो रिपोर्ट पेश करती है, कमेटी जो रिपोर्ट पेश करती है वही संसद को स्वीकार्य होता है। तो इस तरह जितनी भी कमेटियां हैं वो एक लघु संसद के रूप में कार्य करती हैं, एक छोटे से संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि
संसद में इतने अधिक सदस्य हैं, इन सारे सदस्य मिलकर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, सारे सदस्य मिलकर ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए इन समितियों का गठन किया गया और संसद इन समितियों के माध्यम से ही कार्य अपना करती है। तो स्वाभाविक है कि जांच समिति आवश्यकता के अनुसार गठित किया जाता है और सलाहकार समिति भी आवश्यकता के अनुरूप ही गठन किया जाता है, लेकिन ये समितियां अस्थायी होती हैं। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते हैं। जो अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें हमने वित्तीय समिति और दूसरा विभागीय समिति। ठीक है, वित्तीय समिति में कौन कौन सी समिति आती है? लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, और तीसरा लोक उपक्रम समिति। ठीक है, 3 समितियां ये वित्तीय समिति होती है और एक तरह इन्हीं समितियों के माध्यम से संसद कार्यपालिका के खर्चों पर नियंत्रण करती है। इन 3 समितियों के माध्यम से लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, लोक उपक्रम समिति समझ रहे हैं? पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिट्स है भारत के अंदर, पब्लिक सेक्टर यानी वो उद्योग जो भारत सरकार के अधीन संचालित होता है, वो उद्योग जो भारत सरकार के नियंत्रण में है, उसकी ऑडिटिंग, उसका ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? इस कमेटी के द्वारा किया जाता है, यानी लोक उपक्रम समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो इसलिए ये फाइनेंशियल कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? इन 3 कमेटियों के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद जो विभागीय समिति होती है, विभागीय समिति की संख्या 24 है और इस विभागीय समिति का गठन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से को मिलाकर इसका होता है। आमतौर पर इसमें 31 सदस्य होते हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या 45 तक हो सकती है, लेकिन इसमें लोकसभा से 30 और 15 राज्यसभा से, लेकिन 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 11 राज्यसभा से हो। विभागीय समिति में राज्यसभा से 11 होते हैं। 24 समिति और 31 उन समितियों में सदस्य। विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? 24 है। और इन समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 45। और वैसे 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य के साथ इसका गठन किया जाता है, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और बाकी जो होते हैं वो हाँ ये बता रहे हैं। अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण समिति, अब जैसे विभागीय समिति, गृह विभाग की समिति, रक्षा विभाग की समिति, रेलवे की समिति, कृषि विभाग की समिति, अब ये समितियां, ये विभाग आवश्यकता के अनुसार इन समितियों का गठन किया जाता है और जो विषय इनको सौंपा जाता है उसका वो अध्ययन करती है। अब इसके बाद जो 3 समितियां बनाई गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है
इसमें है लोक लेखा समिति। इसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब इसके बारे में लिखिए कि ये क्या है। इस समिति का मुख्य कार्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की, हाँ, लोक लेखा समिति, इस समिति का मुख्य कार्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की और लोकसभा द्वारा अनुदत्त विभिन्न राशियों का अनुदत्त मतलब प्रोवाइड किया गया, दिया गया, अनुदत्त विभिन्न राशियों का विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट दिखाने वाले लेखाओं की जांच करना है। विभिन्न राशियों का विनियोग दिखाने वाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समिति विशेष रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। यानी ये कमिटी सीएजी की रिपोर्ट को रिव्यू करती है, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समिति यह भी देखती है कि जो राशि खर्च किया गया वह उसी प्रयोजन के लिए दिया गया था। जो राशि खर्च किया गया वह उसी प्रयोजन के लिए दिया गया था, यानी उसी के लिए ये दिया गया था। यानी ये स्पष्ट हो गया कि ये कमेटी एक महत्वपूर्ण कमेटी है, एक महत्वपूर्ण समिति है, और इसका मुख्य कार्य यह है कि सरकार द्वारा जो धन खर्च किया जा रहा है उसकी जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि धन वहीं खर्च किया गया जिसके लिए धन आवंटित किया गया था, जिसके लिए धन एलोकेट किया गया था। वो एक अलग है, हाँ वो अलग है। वो अनुदान राशि है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। जैसे भारत में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये उसकी जांच हो सकती है, उसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा हो सकती है। जैसे योजनाएं होती हैं, एक होती है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं यानी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। दूसरी जो योजना होती है वो सेंटर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी इस योजना में एक निश्चित अनुपात में दोनों के द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। अगर मान लिया कि जैसे मनरेगा में एक तो ये हो गई कोई ऐसी योजना चलाई जा रही जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसमें ग्रामीण हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना था, हर गांव को जिसकी जनसंख्या 1000 से अधिक थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस योजना के लिए जो धनराशि खर्च होती थी वो पूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी। राज्य सरकार इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। राज्य सरकार एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता था। लेकिन कई गांव, कुछ छोटे गांव होते हैं जिसको हम सैटेलाइट विलेज भी कहते हैं, एक बड़ा गांव है उसके आसपास कुछ छोटे छोटे गांव डेवलप हो जाते हैं, तो वो जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक नहीं थी तो फिर उनको पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया। और
विकास, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सड़क का निर्माण अति आवश्यक है। और कहते हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में 1 किलोमीटर अगर पक्की सड़क बनाई जाती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले 3,000 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सकता है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ती है। कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ट्रेड एक्टिविटी बढ़ती है, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ती है, गांव का शहरों से एक संपर्क स्थापित होता है और वो संपर्क सालों भर स्थापित रहता है, क्योंकि ये सालों भर संचालित होने वाली सड़कें होती हैं। तब बिहार सरकार ने खासकर जो छोटे गांव जो इस योजना के दायरे में नहीं आते थे, जिनकी जनसंख्या कम थी, तो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दायरे में जो गांव नहीं आ रहे हैं उनको मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दायरे में लाया गया। इसके लिए जो धनराशि खर्च की गई वो राज्य सरकार ने किया। और कुछ ऐसी योजना होती है जिसमें दोनों करते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में करते हैं, 60-40, यानी 60% केंद्र का होगा और 40% राज्य का होगा। पहले तो और केंद्रांश यानी केंद्र का अंश ज्यादा होता था और राज्य का अंश कम होता था। नतीजा ये होता था कि राज्य सरकारें इन योजनाओं के प्रति लापरवाह होती थी। लेकिन अब राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है और राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने से अब राज्य की भी एक जिम्मेदारी हो गई कि उस कार्य को पूरा किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार को भी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार, और एक योजना होती है जो पूरी तरह राज्य की होती है। तो ये 3 तरह से भारत में योजना चलाई जाती है। एक तो केंद्र के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना होती है, दूसरी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना होती है, और तीसरी योजना राज्य प्रायोजित होती है जिसमें सिर्फ राज्य सरकार खर्च करता है। तो इन सबकी जांच इस लोक लेखा समिति के द्वारा की जा सकती है। यानी भारत सरकार ने जहां जहां खर्च किया वो क्या सही जगह खर्च हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच ये लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। यहां तक कि जो सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, उसकी रिपोर्ट की भी ये समीक्षा करती है कि उसने जो रिपोर्ट दिया है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो इसलिए ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो लिख लीजिए। इस समिति में 22 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 15, 22 हैं तो 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। समिति के सदस्यों की अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। 1 वर्ष से अधिक नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। इस समिति से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट और इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग में भी पूछा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग में भी पूछा गया है, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी पूछा गया है। इसमें जो है ये जो नेक्स्ट पॉइंट है
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? यही प्रश्न पूछा गया। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को किसको सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष। इसमें प्रश्न ये आ सकता है, प्रश्न ये आ सकता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ये प्रश्न ऐसे आ सकता है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अब उसमें यह प्रश्न होगा कि लोक लेखा समिति में 30 सदस्य होते हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। तो लोक लेखा समिति का उद्देश्य क्या है, यह होगा लोक लेखा समिति में मंत्री भी सदस्य हो सकते हैं, जबकि मंत्री सदस्य नहीं होंगे, नहीं होंगे। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, गलत है, 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपती है, यह भी गलत है। यानी लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिख दिए कि इस समिति का गठन 1921 में हुआ था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ही इस समिति का गठन किया गया था, 1921। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मेंबर ही ऑपोजिशन के नहीं होते हैं, मेंबर ही ऑपोजिशन के नहीं हो सकते हैं। ये एक परंपरा है भारत में कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के ही होते हैं, ये एक परंपरा बनी क्या। इसीलिए क्योंकि संसद, मैंने पहले भी कहा कि संसद के जो सदस्य होते हैं वो भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की जनता का प्रतिबिंब है, वो भी किसी देश की जनता का प्रतिबिंब है। इसलिए उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की जिम्मेदारी है। तो सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि यह समिति बेहतर तरीके से कार्य करे। नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से होते हैं। यह चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एक, जो लोकसभा और राज्यसभा से, हाँ वही चुने जाएंगे। नहीं, ऐसे कोई कमेटी नहीं। फिर अगर ये क्यों नहीं, ये है कि ऑपोजिशन से भी लेना है, ऑपोजिशन की भी तो ताकत है, ऑपोजिशन की भी तो ताकत है। अगर एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो ये चयन होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो चयन होता है, तो ये इसमें मतदान कौन करता है? स्वाभाविक है कि उस दल के सदस्य ही करते हैं। तो विपक्ष के भी तो सदस्य हैं, उनके लिए वो भी तो चुने जाएंगे, क्योंकि ये संसदीय समिति है, ये किसी एक सत्ता पक्ष की समिति नहीं है कि जिसमें सिर्फ सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे। अब जैसे ये राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा में भी उसी तरीके से सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में पक्ष के भी होते हैं और विपक्ष के भी होते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो अगर जो जैसे सपोज बिहार में आरजेडी है,
कांग्रेस है, ये सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर इन्होंने महागठबंधन बनाया। तो जब लोक लेखा समिति के लिए जब चयन होगा और उसके मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उनका भी उम्मीदवार होगा, उनका भी उम्मीदवार होगा, और उनके भी सदस्य हैं, उनके भी सदस्य हैं। तो उनके उनके सदस्य हैं, तो उनके सदस्य किसको मतदान करेंगे? अपने उम्मीदवार को मतदान करेंगे। इसलिए वहां से भी चुने जाते हैं और सत्ता पक्ष से भी चुने जाते हैं, दोनों से चुने चुने जाते हैं। और इससे ये, और इस तरह ये कमिटी बनती है। ये एक भारत में परंपरा रही है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष से ही होते हैं, ताकि एक पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो उन्हीं के सदस्य ये चुनते हैं। कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा ना, कोई एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, तो वो बाकी उसके पक्ष में मतदान करेंगे और वो इस समिति के लिए चुने जाएंगे। तो इस प्रकार इनका चयन होता है, और ये चयन 1 साल के लिए होता है। फिर अगले साल ये कमिटी, फिर अगले साल ये नए सिरे से ये कमिटी गठित की जाती है। तो लोक लेखा समिति सरकार के द्वारा किए गए खर्च की जांच करती है। एक लाइन में, लोक लेखा समिति सरकार के द्वारा किए गए व्यय की जांच करती है और वो रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। किस, हाँ, लोक लेखा समिति के सदस्यों का भी होता है, हाँ इसी तरह होता है, उसी तरह होता है। अब इसके बाद आते हैं प्राक्कलन समिति। अभी संभवतः लोक लेखा समिति अभी हाल ही में गठन किया गया है। अच्छा, ये बता देंगे हम, अभी हाल ही में ये विभागीय समिति का भी गठन किया गया है और इसका भी इस समिति का भी गठन किया गया है। अब इसके बाद आते हैं प्राक्कलन समिति, यानी इसको हम कहते हैं एस्टिमेट कमिटी। केशी वेणुगोपाल, नोट कर लीजिए, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केशी वेणुगोपाल। जब ये किस दल के हैं? कांग्रेस के हैं। हाँ, ऑपोजिशन। एक परंपरा रही है, ये हाँ, तो थोड़ी ये पारदर्शिता कम रह जाएगी, इसीलिए ऑपोजिशन के लिए किसी लीडर को ही नहीं, हाँ विपक्ष का ही। ये परंपरा है, नियम नहीं है, और ये कोई बाध्यता भी नहीं है, ये बाध्यता नहीं है। बस एक हेल्दी ट्रेडिशन को शुरू किया गया कि ये संसद की जिम्मेदारी है, इसलिए इसमें विपक्ष को ये बिल्कुल एक एक ट्रांसपेरेंसी। हालांकि मैंने ये बताया ना कि ये नियम नहीं है, ये कोई बाध्यता भी नहीं है, एक स्वस्थ परंपरा है, स्वस्थ एक परंपरा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अब इसके बाद प्राक्कलन समिति, जब सरकार नियम बनाती है या आर्थिक नीतियां बनाती है, जब सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत करती है।
संसद के समक्ष मांग प्रस्तुत करती है। सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा करने के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। समीक्षा करने के लिए प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। इसका गठन लोकसभा में बजट पेश किए जाने के पश्चात होता है। के पश्चात होता है। अब देखिए यहां पे ये क्लियर है कि प्राक्कलन समिति सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है, उन नीतियों को लागू करती है। उन नीतियों को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और ये वित्त की व्यवस्था संसद की अनुमति से ही हो सकती है। तब सरकार संसद में ये मांग प्रस्तुत करती है। अब संसद इस पर विचार करती है कि सरकार ने जो मांगा है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब ये निर्णय के लिए कि सरकार ने जिस धनराशि की मांग की है, सरकार ने जो अमाउंट डिमांड किया है, क्या वो सही है या नहीं है। अब ये कमेटी इसकी जांच करेगी। तब ये जिम्मेदारी किसको दी जाती है? एस्टिमेट कमेटी, यानी अनुमान। एस्टिमेट मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। तब वो कमेटी ये जांच करती है कि सरकार ने जो एक्सपेंडिचर सामने रखा है वो ठीक है या नहीं है, वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं, सरकार ने आवश्यकता से अधिक डिमांड की है, तो उसमें कटौती कर सकती है वो कि नहीं, इतना अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये प्राक्कलन समिति खर्च होने से पहले की जांच करती है और लोक लेखा समिति खर्च होने के बाद जांच करती है। यानी दोनों समय इसकी जांच, बिल्कुल, एक पहले और एक खर्च होने के बाद। अभी जैसे जब एक बार बिहार में मुख्यमंत्री थे श्री जीतन राम मांझी, तो उन्होंने कहा था कि बिहार में एस्टिमेट घोटाला हो रहा है। प्राक्कलन समिति, सरकार अगर कोई आर्थिक नीति बनाती है, कोई योजना लाना चाहती है, तो उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना के लाभार्थी कौन है, यानी इससे किसको बेनिफिट होगा, इस योजना में कितनी धनराशि खर्च होगी, यह संसद में प्रस्तुत करती है सरकार। संसद की अनुमति से ही ना वो भारत की संचित निधि या अन्य खर्च कर सकती है। तो जब संसद में यह प्रस्तुत करती है तो संसद यह जिम्मेदारी किसको देती है कि आप इसे जांच कीजिए कि सरकार ने जो धन की मांग की है वो उचित है या नहीं है। यानी वास्तव में इतना धन चाहिए या सरकार ने आवश्यकता से अधिक धन की मांग की है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब यह जांच प्राक्कलन समिति करती है। यानी किसी भी योजना के मंजूर होने से पहले उस पर किए जाने वाले खर्च का अनुमान प्राक्कलन समिति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। तो लोक लेखा समिति खर्च होने के बाद जांच करती है, यानी जो खर्च किया गया वो सही जगह किया गया या नहीं किया गया। प्राक्कलन समिति खर्च होने से पहले जांच करती है कि सरकार ने जो मांग की है वो उचित है या नहीं है, कहीं आवश्यकता से अधिक तो नहीं मांग की है। क्योंकि अब ये इसको हम ऐसे समझाएं कि जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में
एस्टिमेट घोटाला हो रहा है। आखिरकार ये एस्टिमेट घोटाला क्या है? अगर एक ब्रिज है, ब्रिज में 5 पिलर हैं, 5 पिलर हैं। अब 5 पिलर को बनाने में 2-2 करोड़ रुपया खर्च होंगे। सरकार ने ये कहा कि एक पिलर का कॉस्ट 2 करोड़ आएगा, लेकिन वास्तव में 2 करोड़ नहीं है, वो 1.5 करोड़ में ही एक पिलर तैयार किया गया। 50 करोड़ करप्शंस में गया, ये ये 50 लाख, 50 लाख कहां गया? करप्शंस में गया। तो ये कौन सा घोटाला हुआ? एस्टिमेट घोटाला, यानी अनुमान से ज्यादा बताया गया और बाकी धनराशि दूसरे पाइपलाइन के जरिए कहीं और चली गई। तो इस तरह, यानी एक ब्रिज है, अब जैसे ब्रिज, आज एक ब्रिज बनाना है, एस्टिमेट लगाया कि ब्रिज अगर 2 साल में तैयार किया जाता है, ब्रिज आज अगर इसका निर्माण शुरू होगा और 3 साल 28 में इसका निर्माण पूरा होगा, लेकिन किसी वजह से, और इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किसी वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, तो लेबर चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, सीमेंट की कीमत बढ़ गई, रॉड की कीमत बढ़ गई, सारी कीमत बढ़ गई। अब जो पुल 10 करोड़ में तैयार होना था, वही पुल कितना 15 करोड़ में तैयार होगा। अगर सरकार की योजनाएं सही समय पर पूरी की जाए तो काफी धनराशि बचाई जा सकती है। होता ही है ऐसा। अब ये सोचिए कि एक प्रोजेक्ट को पूरा कर, जो प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा हो रहा है। तो इस दौरान हमने तो एस्टिमेट बनाया आज के रेट के अनुसार, या फिर 2 साल में क्या रेट हो सकता है उसके अनुसार बनाया, लेकिन जो 10 साल में रेट तो वही नहीं होगा। लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, सीमेंट की कीमत बढ़ जाएगी, रॉड की कीमत बढ़ जाएगी, सारी कीमतें बढ़ गई, ये स्टोन की कीमत बढ़ जाएगी। तब जो काम 10 करोड़ में पूरा होना चाहिए था वो 15 करोड़ में, 20 करोड़ में पूरा होगा। तो आप ये समझती है क्या है? जस्ट लाइक एक एस्टिमेट घोटाला है, करप्शन है, और लगभग हर जगह हो रहा है ऐसा। नहीं नहीं, केंद्र सरकार ही करे, जिसकी योजना है वो करेगा। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बात पे जोर है, अगर शिलान्यास मैंने किया है तो उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। अगर शिलान्यास मैंने किया है तो उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। इसका उद्देश्य क्या है? कार्य को समय पर पूरा करना, यानी जो समय निश्चित किया गया है उस निश्चित समय में यह कार्य पूरा हो जाए। चलिए अब आगे लिखते हैं। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के घोटाले कितने हो रहे हैं। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, ये कमेटी रखेगी, वो तो लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से ही वो रिपोर्ट ये संसद में रखी जाएगी। संसद इस पर अध्ययन करेगा, इस पर बहस होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। सदस्य 1 वर्ष से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किए जाते। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्राक्कलन समिति में
सिर्फ लोकसभा से ही सदस्य लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। सिर्फ लोकसभा से ही सदस्य लिए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार आ गया है कि जैसे 3 समितियां होंगी, 4 समितियां होंगी, और उसमें ये लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति में सिर्फ लोकसभा से सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति एक ऐसी समिति है जिसमें सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसमें यह भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम दोनों समिति से सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि इसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट लिखिए कि इस 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समिति का गठन 1921 में किया गया था। अब इसके बाद आते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, हाँ हाँ, नहीं, अभी मैंने सिर्फ लोक, हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। सदस्य सिर्फ लोकसभा से होंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। यह भी लिख लीजिए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। वर्तमान में क्या अध्यक्ष संजय। अब इसके बाद लिखते हैं लोक उपक्रम समिति। इस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में गठित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस समिति में भी सदस्यों की संख्या 22 होती है। सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इस समिति, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी कंपनियों की लेखाओं की जांच करना, सरकारी कंपनियों की लेखाओं यानी उनके अकाउंट्स की जांच करना है। यह नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह सरकारी कंपनियों के संदर्भ, सरकारी कंपनियों के संदर्भ में, यह सरकारी कंपनियों के संदर्भ में
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट्स की भी जांच करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट्स की जांच करता है। तो ये इस प्रकार ये लोक उपक्रम समिति यानी जितने भी सरकारी कंपनी है यानी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं जो सरकार के अधीन संचालित होते हैं उनके लेखाओं की जांच करना, क्योंकि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी धनराशि इन कंपनियों में निवेशित है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां पारदर्शिता हो और प्रोडक्शन एबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, प्रोडक्शंस की क्वालिटी कैसे है, प्रोडक्शन की क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया जाए, ये जिम्मेदारी इस कमेटी की होती है और ये कमेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है। तो ये 3 वित्तीय समितियां होती हैं, ये 3 वित्तीय समितियां होती हैं और ये वित्तीय समितियां सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करती है और इस प्रकार अनावश्यक खर्च से ये बचाती हैं। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। बाकी जो समितियां हैं वो आवश्यक विभागीय समिति हैं, हर विभाग की समिति होती है, आवश्यकता के अनुसार उनका गठन किया जाता है और जो विषय उन्हें दिए जाते हैं उसकी वो जांच करते हैं। अस्थायी समिति होती है, आवश्यकता के अनुसार इसका गठन किया जाता है और जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कमेटी भी भंग कर दी जाती है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस समिति के वर्तमान यानी प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष क्या, हाँ लोक उपक्रम समिति के वर्तमान अध्यक्ष बैजयंत पांडा हैं। लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कल जो क्लास होगा उसमें जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट तो वो प्रक्रिया बताए थे, अमेंडमेंट कैसे होता है वो हम बताए थे अभी हाँ बिल्कुल, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नहीं तो विभागीय समिति, अब जैसे विभागीय समिति से प्रश्न वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे रक्षा विभाग की समिति, तो हमने ये बताया कि ये विभागीय समिति होती है और रक्षा विभाग को अगर किसी विषय पर जांच करवानी है या किसी विषय का अध्ययन करवाना है तो वो समिति को सौंपती है, अपनी समिति को सौंपती है, उसका वो अध्ययन करते हैं। सिर्फ नाम नोट करवा देंगे हम। हाँ, फिर जो ये होता है कि ये राज्यसभा और कभी कभी पूछता है, तो अब जैसे राज्यसभा की समिति और लोकसभा की समिति, राज्यसभा की समिति होती है और लोकसभा की समिति हो, जैसे नियम समिति, परामर्श समिति, आश्वासन समिति। ये जैसे अगर कोई संसद सदस्य या विधायक कितने दिनों तक अगर संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 60 दिन नहीं, सब में, विधानसभा या लोकसभा सभी में, राज्यसभा या सभी, अगर 60 दिनों तक लगातार बिना सूचना के अगर वो सदन में उपस्थित नहीं होता है या सदन की किसी कार्रवाई में उपस्थित नहीं होता है या किसी समिति का सदस्य है, किसी कमेटी का सदस्य है, अगर उसमें भी शामिल नहीं होता है तब उस पर कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई करने के लिए भी एक समिति बनाई गई है और उस समिति की सिफारिश पर ही उसकी सदस्यता समाप्त होती है। नहीं, उसको छोड़ के जब सत्र चल ही नहीं रहा तो सत्र कैसे होगा। इसी तरह जब ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी और मुख्यमंत्री थे श्री जीतन राम मांझी, तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच टकराव हुआ था।
जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उस समय अध्यक्ष थे उदय नारायण चौधरी। तो उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार के फेवर में काम किया था, नीतीश कुमार के फेवर में काम किया था। तब जीतन राम मांझी ने यह कहा था कि जब तक, उसके बाद फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब तक उदय नारायण चौधरी विधानसभा में रहेंगे तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा और इन्हें पराजित करूंगा। तब गया में उन्होंने पराजित तो किया और इसके साथ साथ वो विधानसभा में कभी नहीं गए। तो फिर सदस्यता कैसे बचेगी? तो सिर्फ हस्ताक्षर करने जाते थे, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाते थे, यानी अपनी हाजिरी बनाने जाते थे ताकि उनकी सदस्यता बची रहे। नहीं, भाग नहीं लेते थे, हाँ, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज वहां, हाँ, मतलब आपकी उपस्थिति हो गई, आपकी उपस्थिति हो गई वहां पे। तो ये दोनों के बीच अदावत थी कि भाई जब तक ये विधानसभा में, विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, और लेकिन सदस्यता भी बचानी है। को बताइए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी आप लोगों को एक बार मंत्रिमंडल बताना पड़ेगा बिहार का, क्योंकि इससे भी पिछली बार ये प्रश्न आया है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है, कौन है वित्त मंत्री बिहार के? सम्राट चौधरी, श्री सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं। और अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, नंद किशोर, हाँ, नंद किशोर यादव अभी अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार में विधान परिषद भी है, वहां अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण, अवधेश नारायण वहां के, हम बताएंगे ये इसके बारे में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये